सोना में आप सबका स्वागत है। देखिए, भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी और इस बीच ग्लोबल मार्केट स्टेबल ट्रेड कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब के स्पीच के बाद स्पीच में लगभग वही बातें उन्होंने कही जो अब तक कहते आए, दोहराया है उन बातों को। एसजीएक्स निफ्टी 15 अंक ऊपर है, धीमे धीमे मजबूत होता हुआ दिखा है। एशियाई बाजारों में मजबूती साफ तौर पर बरकरार है। अब शुरुआत करेंगे हम प्री ओपनिंग सेशन की भी और रुपए की भी। रुपए में और करेंसी मार्केट पे एक बार नजर डाल लेते हैं कि डॉलर इंडेक्स किस तरह का कारोबार करता हुआ दिख रहा है। 101.30 के आसपास डॉलर इंडेक्स है और रुपया भी अब खुलेगा आपसे कुछ देर में। कल का रुपए का लेवल देख लेते हैं, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि आज थोड़ी मजबूती होनी चाहिए। डॉलर इंडेक्स ऊपरी स्तरों से नीचे आया तो 66-69 ये कल का लेवल था। तो देखते हैं आज करेंसी मार्केट की कितनी दमदार शुरुआत होती है इस वक्त। चलिए, ये तो कल की बात हुई। अब बात करते हैं कुछ मिड कैप प्राइवेट बैंक्स की जो बड़े एक्शन में दिख रहे हैं। फेडरल बैंक को अभी पसंद किया था आदित्य ने, और कर्नाटक बैंक में कल बड़ी तेजी बनती हुई दिखी। अमरीश, क्या लग रहा है ये कंसोलिडेशन की जो इतनी बातें चल रही है, होगा क्या? और अगर होगा तो इस लिहाज से फिर कोई मिड कैप बैंक खरीदना हो तो क्या खरीदा जाए? नहीं, कंसोलिडेशन तो होगा, पर मेन क्वेश्चन है कौन किसको लेगा। क्योंकि आई थिंक द बिगेस्ट बायर टुडे इज सपोज टू बी कोटक, पर मुझे लगता नहीं कि लाइक कोटक वुड लुक एट एनी अदर बैंक फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि जो आईएनजी का जो कंसोलिडेशन है पेपर पे तो हो चुका है, बट इंटरनली इट इज स्टिल गोइंग ऑन। तो मुझे लगता नहीं कि दे विल टेक एज अ रिस्क ऑफ टेकिंग ओवर एज अ बैंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और कोटक एक्सेस का तो शायद होगा नहीं, क्योंकि आई डोंट थिंक देयर कैन बी अ मर्जर ऑफ इक्वल्स एज फार एज कोटक इज कंसर्न। उनके डीएनए में नहीं है ये, जितना मुझे पता है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ द स्मॉलर बैंक्स, तो ये देखना पड़ेगा कि कौन किसको लेगा। बात करने के लिए तो ठीक है, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग टू टॉक अबाउट कंसोलिडेशन, but then I really don't understand as to who can pick up something like a Lakshmi Vilas Bank or a Dhanlakshmi Bank or a Federal Bank. I mean, I really don't know as to who the suitor could be. So जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, इस मार्केट में स्टोरी बिकते हैं, तो अभी स्टोरी बिक रहा है। तो मतलब ट्रेडिंग के मौके मिल सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से थोड़ा दूर रहना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। ओके, फोर्टिस ये एक और डील है, देखिए ठीक डीएलएफ जैसी, तो काफी समय से हम सुन रहे हैं कि प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बिक जाएगी, लेकिन टीपीजी का नाम आया, एक और प्राइवेट इक्विटी कंपनी का नाम आया, लेकिन मामला थोड़ा अटका हुआ दिख रहा है। ये बताइए, चार्ट पे भी ये क्या थक रहा है स्टॉक? अब प्रमोटर्स ने कुछ शेयर गिरवी रख दिए हैं, 3.5% हिस्सेदारी गिरवी रखी है। जिनके पास है उनको कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए? हेमंत, आई थिंक आप जो कह रहे हो वो चार्ट्स पे भी एकदम साफ दिख रहा है। 200, 202 ये लेवल है जो इतने इजीली क्रॉस हो नहीं रहे पिछले 3-4 हफ्तों से। तो मैं ये समझता हूं कि जब तक ये 205 के ऊपर वीकली क्लोज नहीं होता है, इसमें फ्रेश तेजी नहीं करनी चाहिए, और जब ये होगा फिर 220 की तरफ की मूव चालू हो सकती है। प्रिज्म सीमेंट, इसके चार्ट्स देखकर बताएं जरा किरण, क्या करना चाहिए स्टॉक के लिए? अच्छी खबर है, 18,300 करोड़ के कॉल लिंकेजेस मिले इन्हें कोल इंडिया से, अगले 5 साल के लिए कॉल सप्लाई मिलती रहेगी, ये इन्होंने करार किया है। तो इसके चार्ट पर कोई है खरीदारी का मौका, है दूर है? नहीं, अभी तो टेक्निकली तो कुछ ऐसा मूव दिखाई नहीं दे रहा है अनिल जी, पर अगर 9750, 98 के लेवल्स के ऊपर ये ट्रेड करना चालू कर दे तो मुझे लगता है कि 405, 408 के लेवल्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। पर 97, 98 के लेवल्स क्लियरली इसके ऊपर रहना बहुत जरूरी होगा नेक्स्ट मूव के लिए। ओके, और इस बीच प्री ओपनिंग सेशन की होती हुई शुरुआत, और आप देख सकते हैं इस वक्त हरी निशान के साथ शुरुआत होती हुई दिख रही है। सेंचुरी मारते हुए दोनों ही सेंसेक्स और निफ्टी, इनफैक्ट निफ्टी ज्यादा मजबूत है, 110 अंक ऊपर है इस वक्त। और वजह बता दूं निफ्टी इतना मजबूत क्यों है, क्योंकि पावर ग्रिड 10% ऊपर, एनटीपीसी 10% ऊपर, एचडीएफसी 10% ऊपर। तो कुछ स्टॉक्स हैं जो बड़ी तेजी के साथ खुलने के संकेत दे रहे हैं। वैसे खुलेंगे नहीं इतने मजबूत, लेकिन रुपया कमजोर खुलता हुआ दिख रहा है, ये इंटरेस्टिंग है। 66 रुपए 78 पैसे, 9 पैसे की कमजोरी करेंसी मार्केट में होती हुई दिख रही है। लेकिन हाँ, हम 67 रुपए के लेवल से काफी ऊपर है, तो कोई खास बड़ी चिंता की बात इस वक्त नहीं है। तो प्री ओपनिंग सेशन सेटल होने देते हैं, देखते हैं किस तरह का रुझान आगे बनता है। लेकिन एक और स्टॉक जो कल का स्टार परफॉर्मर रहा है, और वो है रिलायंस कम्युनिकेशन। आदित्य, वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए चूंकि बैन से बाहर है, आरकॉम या फिर अनिल अंबानी ग्रुप के शेयरों में कोई शेयर पसंद है जो आप खरीदारी या बिकवाली की राय देंगे?
वेल अनिल जी, आरकॉम से तो मैं अवॉइड करूंगा। आरकॉम में देखें तो अभी भी बहुत ज्यादा यहाँ से अपसाइड के चांसेस नहीं रखते। 40.50 तक जाता है तो वहां पे जाके वापस इसमें जो मूव शुरू है वहां पे फिजल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अपसाइड आरकॉम में नहीं है। लेकिन कंपेरेटिवली हम रिलायंस इंफ्रा एंड रिलायंस कैपिटल देखें तो दोनों ही स्टॉक्स काफी अच्छे लग रहे हैं। लोअर लेवल्स पे काफी एग्रेसिव बाइंग देखने को मिल रही है। इसमें कोई भी डिप आता है तो उसे ऐसा लॉन्ग अपॉर्चुनिटी यूज किया जा रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ से रिलायंस इंफ्रा अभी भी अच्छा लग रहा है। एंड शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव 620 तक के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अंदर एक लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल इनिशिएट की जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 550 एंड टारगेट ऑफ 620। किरण, ट्रंप साहब की जो भाषण सुना उसमें अब तक तो कुछ ऐसा दिखा नहीं कि H1B वीजा की बात की गई हो या फिर कोई बहुत कड़े भाषण दिए गए हों। इवन उन्होंने टैक्स कट की बात भी कही, लेकिन फिगर अभी सामने नहीं आया। ये बताइए, आईटी कंपनियां क्या बेटर प्रदर्शन दिखा सकती हैं, और इस पैक में आपको कौन सा स्टॉक अच्छा लगता है? दिग्गजों की बात करें तो TCS, इन्फोसिस, HCL, टेक महिंद्रा, कौन सा बेटर चार्ट है इनमें? TCS के बारे में बात करना चाहूंगा। वैसे पॉजिटिव डाइवर्जेंस से अगर बाकी के स्टॉक्स देखा जाए तो TCS का ही चार्ट बेहतरीन है। पहली बात तो एक जो पिछले 4 महीने का रेंज था वो उसने लांग दिया है, और ये 2400 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो जब तक ये 2400 के ऊपर है तब तक मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिखती है, और मुझे लगता है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम 2650 तक जाने की उम्मीद इस स्टॉक में है। टेक महिंद्रा का चार्ट भी वैसा ही कुछ था, पर कल के सत्र में अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली थी। पर आज अगर ये 503 के ऊपर कंसिस्टेंटली रहता है या 504 के ऊपर, तो मुझे लगता है कि 512 के टारगेट्स इमीडिएटली देखने को मिलेंगे, और उसके बाद ये मार्केट आउट परफॉर्मर का स्टॉक देखने को मिल जाएगा, जहां पे अगले 2 महीने के अंदर आपको 560 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, ये राय है आपके लिए टेक महिंद्रा और आईटी शेयरों पर। एक और स्टॉक प्रभात डेयरी, इसके चार्ट्स देखिए जरा वागले साहब। कल के सेशन में प्रोमोटर्स ने 128.75 पर 42 लाख शेयर खरीदे हैं। बड़ी खरीदारी की है उन्होंने। स्टॉक शायद मेरे ख्याल से पिछले कुछ दिनों में बड़ी तेजी में, तो आज अगर गैप से खुले तो बेच कर निकला जाए या खरीदारी करनी चाहिए? अनिल जी, मेरा इसमें 150-160 का व्यू है, तो उस लिहाज से मैं वेट करूंगा थोड़ा। हालांकि ये मतलब पिछले कुछ हफ्तों में ये स्टॉक का पैटर्न काफी पॉजिटिव बना है। लास्ट ईयर नवंबर मैंने इसमें सेल दिया था 120 में, लगभग 90 तक आया था। मुझे नहीं लगता अभी वो लेवल्स देखने को मिलेंगे। ये 100 के नीचे नहीं जाना चाहिए, ऊपर में 160 तक जा सकता है। ओके, तो स्टॉक पर रखिएगा नजर। आप कह रहे हैं कि फेडरल बैंक और KTK बैंक, कर्नाटका बैंक में से आपको ज्यादा अच्छा कर्नाटका बैंक लगता है? अपने लेवल्स बताइए, क्योंकि अभी हम कुछ देर पहले जब बात कर रहे थे छोटे मझौले बैंक्स की, तो आप कह रहे थे कि ये पसंद है। फेडरल बैंक भी हमारे कुछ एक्सपर्ट्स को पसंद है, किरण को आज वो अच्छा लगता है, लेकिन कर्नाटका बैंक आपको पसंद है? बताइए लेवल्स के। हेमंत, दोनों के पैटर्न्स बहुत अच्छे हैं, दोनों में पॉजिटिव हूं, और बिटवीन द टू थोड़ा मोमेंटम KTK बैंक में है। अभी करंटली 137-138 है। मुझे लगता है ये जैसे ही 142-43 क्रॉस करेगा, मेरा इसमें 160-170 का व्यू है अगले कुछ हफ्तों में। तो मैं ये लेवल पे या थोड़े से हल्के से करेक्टिव मूव में ये बाय करने की सलाह दूंगा। बिल्कुल। और कल आप देखें तो 7% का बड़ा मूव कर्नाटक बैंक में आया, और ओपन इंटरेस्ट भी 7% बढ़कर आया, यानी कि तेजी की पोजीशन साफ तौर पर बनी है कर्नाटक बैंक में कल के सेशन में। और फेडरल बैंक में 5% की तेजी बनी थी, और ओपन इंटरेस्ट 13% बढ़कर आया, तो वहां पर भी लॉन्ग पोजीशंस बनते हुए दिखे। इसी के दम पर शायद आदित्य ने आज खरीदारी करने की, किरण ने खरीदारी करने की राय दी है फेडरल बैंक को। लेकिन आदित्य, एक स्टॉक ग्रासिम, इस पर आपसे राय लेना चाहता हूं, क्या मंदी करनी चाहिए? क्योंकि कल के सेशन में इंटरेस्टिंगली बड़े शॉर्ट्स बने हैं। 3% स्टॉक कमजोर बंद हुआ है, और ओपन इंटरेस्ट में मैं देख रहा था लगभग 23% का इजाफा हुआ है। तो क्या 990 अच्छा लेवल है शॉर्ट करने के लिए? वेल यस अनिल जी, स्टॉक को देखें तो स्टॉक शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वीक लग रहा है। एक बड़ी मूव के बाद हमको लगता है कि यहां से स्टॉक रिट्रेस हो सकता है, और नीचे में 940-930 तक के लेवल दिखा सकता है। इसमें एक इमीडिएट देखें तो 980 का एक सपोर्ट आता है, तो मेरी सलाह रहेगी 980 के नीचे शॉर्ट करिए विद टारगेट ऑफ 940 एंड 930। एंड ऊपर में अगर 1010 के ऊपर निकलता है तो शॉर्ट पोजीशन से फॉर द टाइम भी निकल जाना चाहिए। बट अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करंट लेवल से लगता है कि स्टॉक में देखने को मिलेगा। अच्छा, सूर्य रोशनी, किरण इसके चार्ट देखकर बताइए ये कैसा लग रहा है आपको? एक बहुत अच्छी तेजी दिखाने के बाद थोड़ा स्टेबल रहा है पिछले कुछ दिनों से। अब यहाँ पर एक खबर आई है कि आंध्र प्रदेश में एक स्टील पाइप प्लांट इन्होंने आज से शुरू कर रहे हैं। क्या तेजी लगती है, या आपको लगता है कि बेचकर निकल जाना चाहिए?
सूर्य रोशनी में कुछ नहीं करने की सलाह होगी हेमंत जी, पर लेवल्स बताना चाहूंगा। 194 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 194 निकलता है तब एक डिलीवरी बेस्ड बाइंग करनी चाहिए, जिसके टारगेट्स आपको इजीली आपको 210 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी मूव आपको देखने को मिल सकती है। तो लेवल्स के ऊपर आपको ट्रेडिंग रणनीति अपनानी चाहिए। औरोबिंदो फार्मा या फिर कोई दूसरा फार्मा स्टॉक जो खरीदारी या बिकौली करना चाहें आप वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए आदित्य बताएं, क्योंकि आज औरोबिंदो फार्मा के लिए फिर से खबर है कि एक दवा को यूएसएफडीए की मंजूरी मिली है, तो काफी मंजूरी मिल रही है पिछले कुछ दिनों से। खरीदा जाए इसे या छोड़ दें? औरोबिंदो फार्मा यहाँ से देखें तो अभी भी हमको थोड़ा सा एक रेंज बाउंड लग रहा है। यहाँ से कोई बहुत ज्यादा अपसाइड की इसमें चांसेस नहीं लगते। 700-710 तक के लेवल जरूर दिखा सकता है, लेकिन यहाँ भी बहुत इसमें काफी टाइम लगेगा। हमको बहुत शार्प मूवमेंट हमको नहीं लगता कि औरोबिंदो फार्मा में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल फार्मा स्पेस यहाँ से कोई बहुत एग्रेसिव मूव हमको शॉर्ट टर्म में किसी भी स्टॉक में नहीं लगता, किसी भी लार्ज कैप फार्मा स्टॉक में नहीं लगता। वोकहार्ट फार्मा एक जरूर स्टॉक है जिसके अंदर हमको लगता है कि एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, बट स्टॉक की F&O बैन में है। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक काफी बुलिश है। काफी लंबे एक्यूमुलेशन के बाद स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था 720 के ऊपर। तो हमको यहां से लगता है कि वोकहार्ट फार्मा में 800-820 लेवल देखने को मिल सकते हैं। इसके अंदर जरूर एक कैश में पोजीशन नहीं जा सकती है। ओके, चलिए तो वोकहार्ट पर रखिए नजर। कैश मार्केट में मुझे याद है कल वागले साहब आपको ये शेयर पसंद आ रहा था और सीरीज के पहले दिन यहाँ पर इतनी तेजी हुई कि बैन में पहुंच गया ये स्टॉक। बहरहाल प्रिज्म सीमेंट पर रखिएगा नजर। खबरों के दम पर आज 7% की मजबूती के साथ खुलने की तैयारी कर रहा है। देखिए कोल इंडिया ने ऑक्शन किया और ऑक्शन में मामूली से फ्लोर प्राइस से प्रीमियम पर इन्होंने 5 साल के लिए कोयले को अपने पास कर लिया है एक तरह से, और ये बड़ी खबर है प्रिज्म सीमेंट के लिए। इतना मजबूत खुल रहा है 7%। मुझे याद आ रहा है कल भी कुछ छोटे छोटे स्टॉक्स में क्या दमदार तेजी देखने को मिलती। मनाली पेट्रोल जैसे शेयर 17% तक दौड़ गए थे 5-6% खुलने के बाद। क्या ये प्रिज्म सीमेंट में इस तरह का पेडिग्री है जो दौड़ लगा सकता है? आज 20% वाला कैंडिडेट लगता है ये आपको? पैटर्न तो देख के हेमंत पिछले 4-5 दिनों से बहुत ज्यादा साइडवेज है। अच्छा, लेकिन अगर ये 98 के ऊपर जाएगा, आई थिंक वो सजेस्ट कर रहा है अगर वो 98 के ऊपर सस्टेन होता है। आज की तो मैं बात नहीं करूंगा, बट कुछ दिनों की बात करें तो 110-112 का टारगेट बन सकता है। टाटा स्पंज, इस स्टॉक पर चार्ट्स देकर आए बताएं किरण, क्योंकि यहां पर भी मैं कल देख रहा था, कल HSBC ग्लोबल ने 1.5 लाख शेयरों की खरीदारी की है 546 रुपए में। एक बड़ा ट्रेड ये रिपोर्ट हुआ है। तो HSBC ने खरीदारी की इस काउंटर पर। क्या चार्ट्स पर कोई संकेत हैं ट्रेडर्स के लिए खरीदारी करने के लिए? बिल्कुल खरीदी करनी चाहिए। कल दोपहर में भी इसमें एक बहुत अच्छा रुझान आया था। करीबन 625-630 लेवल से डिमांड देखने को मिली थी, जो कि 654 तक ये स्टॉक अच्छी तरह से एक डिमांड जोन में था। मुझे लगता है कि इसने एक टेक्निकली एक अच्छा बैरियर क्रॉस किया है, जो कि करीबन 640 के करीब था। अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस है जो कि 677 का है। तो 677 के टारगेट के लिए अभी इनिशिएट करना चाहिए ट्रेड, पर 677 में बेचने की सलाह नहीं होगी, उधर एक रिव्यू लेना चाहिए। अगर इसके ऊपर चलता है तो एक 1.5 साल के नए हाईज ये स्टॉक लगाएगा और बहुत बड़ा रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा। तो बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है। जो लेवल्स मैंने बताए वो उन पे ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इन्वेस्टर्स को। ओके आदित्य, आज देखिए सारे ऑटो शेयर फोकस में रहने वाले हैं। आइशर मोटर 1% मजबूती के साथ खुलने की तैयारी में, हीरो मोटोकॉर्प भी इतना ही मजबूत खुलेगा, इवन मारुति में भी मजबूती के साथ ओपनिंग होने की तैयारी हो रही है। ये बताइए टू व्हीलर और 4 व्हीलर स्पेस में आपको एक शेयर अगर इस इवेंट पर प्ले करना हो लॉन्ग साइड पर तो कौन सा होगा? महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लेलैंड, ये दोनों ही स्टॉक्स 4 व्हीलर सीरीज में अच्छे लग रहे हैं एज कम्पेयर टू मारुति। तो हमको ऐसा लगता है कि अशोक लेलैंड वापस 97-98 तक के लेवल दिखा सकता है। इसके अंदर 89 के स्टॉप लॉस लॉन्ग बनाकर चल सकते हैं। सिमिलरली महिंद्रा एंड महिंद्रा में देखें तो इसमें अब लोअर लेवल्स पे अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ से महिंद्रा एंड महिंद्रा में 1400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये दोनों स्टॉक हमारे टॉपिक रहेंगे 4 व्हीलर स्पेस में। 2 व्हीलर्स में देखें तो यहाँ से हीरो होंडा एंड बजाज ऑटो दोनों ही में एक अच्छा करेक्शन देखने को मिल सका है। अच्छे सपोर्ट के आसपास चल रहे हैं
दोनों स्टॉक। तो यहाँ पे एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड देखें तो बायर्स के फेवर में आता है, हीरो होंडा, बजाज ऑटो दोनों में ही, बट हमको यहाँ से हीरो होंडा कंपेरेटिवली ज्यादा अच्छा लगता है। इसके अंदर एक 3100 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन लाकर चल सकते हैं। हमको लगता है कि 3240 से लेकर 3280 तक के लेवल नेक्स्ट कुछ दिनों में दिखा सकता है। तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बायर्स के फेवर में आता है दोनों ही स्टॉक्स में। ओके, तो हीरो मोटोकॉर्प एक और स्टॉक है जहां पर आप नजर रखें, एक्शन आज हो सकता है। ओवरऑल अगर आप बाजार का एक्शन देखें तो काफी मजबूत है, क्योंकि देखिए 100 अंक ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है सेंसेक्स, और निफ्टी में आप देखिए 25 अंकों की मजबूती, 8900 के लेवल पर ही खुलता हुआ दिख रहा है, जो हम कह रहे थे कि यही निर्णायक लेवल है और उसी लेवल के आसपास खुलने की तैयारी होती हुई दिख रही है। मोइल जिन्होंने दाम घटाए 15 से 25% अपने प्रोडक्ट्स के, 2.25% नीचे खुलने के संकेत ये स्टॉक दे रहा है आज के सेशन में शुरुआत में। टेक महिंद्रा 2% नीचे है, आइडिया 0.5% नीचे है, और मजबूती के लिहाज से देखें तो ओएनजीसी में 1.5% की मजबूती दिख रही है। तो एक बार इस पर राय ली जाए ओएनजीसी पर। आदित्य, अगर 1.5% मजबूत खुलता है तो उसके बाद क्या ट्रेड होगा ओएनजीसी में? ओएनजीसी देखें तो अभी भी काफी रेंज बाउंड चल रहा है स्टॉक। जब तक ये 200 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। 200 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर 200 के ऊपर निकलता है तो उस केस में जो 210 तक के लेवल ओएनजीसी टेस्ट कर सकता है। तो मेरी सलाह है कि थोड़ा सा वेट करिए, स्टॉक में एक मूव आने दीजिए। अगर 200 के ऊपर निकलता है उस केस में इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करिए विद टारगेट ऑफ 210। तो ये रहा है ओएनजीसी पर। लेकिन आप देखिए और कौन से स्टॉक्स हैं जहां एक्शन भरपूर देखने को मिलेगा। वाइसरॉय होटल, ये नीरज की टीम का कैंडिडेट था, 6% मजबूती के साथ खुलने की तैयारी कर रहा है आज। मेटलिस फोर्जिंग जैसे स्टॉक्स, एमटेक ऑटो जैसे शेयरों में खबरों के दम पर 3-4% की मजबूती के साथ खुलने की तैयारी हो रही है। अच्छा, इंडियन होटल्स आज सुझाया था किरण जाधव जी ने, यहां पर मजबूती होगी तो होटल शेयरों पर रखिए नजर। EIH भी देखिए मजबूती के साथ खुलने की तैयारी कर रहा है, तो होटल सेक्टर अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकता है, ये समझ में आ रहा है। और प्रभात डेयरीज जैसे शेयरों में भी मजबूती के साथ खुलने की तैयारी हो रही है। यहाँ पर MTNL एक स्टॉक जो पिछले कुछ दिनों से अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, कल भी 3% की तेजी देखने को मिली थी, यहाँ पर भी देखिए आज मजबूती के साथ ओपनिंग हो रही है। और ऑटो शेयरों पर तो आपकी नजर होनी चाहिए। ये तमाम स्टॉक्स हैं जहां पर आज मजबूती के साथ खुलने की तैयारी हो रही है। कमजोर क्या है? मॉइल, हम आपसे कह रहे थे लगातार देखिए दाम पहले ये लोग बढ़ाया करते थे, अब घटाया है, तो ये खबर बाजार को शायद पसंद नहीं आएगी। 2.5% की गिरावट। और टेक महिंद्रा में थोड़ी कमजोरी देखने को मिल रही है, हालांकि बाकी IT शेयर मजबूत है। HPCL आज फिर कमजोर है, ये शायद एक्स डिविडेंड हो रहा है आज HPCL 19.5 रुपए। जी हाँ, इसीलिए आज कमजोर दिख रहा है। तो ये एडजस्टमेंट है, 17 रुपए के आसपास देखिए आज नीचे खुलने की तैयारी कर रहा है, तो घबराने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। 19.5 रुपए, 22.5 ये है HCL का एक्स डिविडेंड का आज का आंकड़ा। तो ऐसा भी नहीं कि HPCL वागले साहब ने एक शॉर्ट करने की राय दी से बहुत ज्यादा करने एग्जैक्टली नीचे खुलने की वजह। कल BP हुआ था एक्स डिविडेंड और आज 19 रुपए BPCL था, आज 22.5 रुपए HPCL एक्स डिविडेंड हो रहा है। लेकिन चलिए, ऑयल एंड गैस शेयर मजबूती देने का काम तो कर रहे हैं आज, और इन्हीं के दम पर सेंसेक्स 100 अंक ऊपर खुलने की तैयारी करता हुआ दिखा है। निफ्टी आप देख सकते हैं 25 अंक ऊपर है। मिड कैप इंडेक्स में 0.5% की मजबूती। और जो हम सुबह बात कर रहे थे कि देखिए मिड कैप प्राइवेट बैंक्स में तेजी का माहौल बनता दिख रहा है। बैंक निफ्टी में कल इतनी शॉर्ट्स बनी नहीं है, इनफैक्ट तो ओपन इंटरेस्ट इनफैक्ट कमी हुआ है 70,000 शेयरों का, तो यहां से अच्छा संकेत आ रहा है। अच्छी बात है कि कल की कमजोरी में दोनों ही निफ्टी फ्यूचर्स और बैंक निफ्टी फ्यूचर में ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है और प्रीमियम बढ़कर आई, यानी कि निचले स्तरों पर शॉर्ट कवरिंग का सहारा बाजार को मिलेगा। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई 100 अंक ऊपर सेंसेक्स पर, निफ्टी पर 20 अंकों की मजबूती, 8,900 के एग्जैक्ट लेवल पर खुलता हुआ निफ्टी सब पर मजबूती आ रही है। ओएनजीसी 1.5% ऊपर है, भेल 1% ऊपर है, एक्सिस बैंक में 1% का इजाफा। ऑटो स्टॉक्स खासतौर से टू व्हीलर मजबूती में आयशर और हीरो मोटोकॉर्प तेजी दिखाते हुए, औरोबिंदो फार्मा के लिए US FDA से ड्रग की अप्रूवल 0.5% मजबूत खुलता हुआ था। फिर कमजोर क्या है? टेक महिंद्रा में 2% का नुकसान, आइडिया 1% नीचे, टाटा मोटर्स में 1% का नुकसान। आइए वायदा कारोबार के स्टॉक बता दूं आपको। टॉप गेनर है DLF, इस वक्त बड़ी मजबूती के साथ खुलता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर अच्छी खरीदारी। और इसके ठीक पीछे रियल एस्टेट स्टॉक आईबुल रियल, तो आज दोनों ही रियल एस्टेट स्टॉक्स कल और आज यहाँ पर तेजी होती दिख रही। जस्ट डायल की रफ्तार कम नहीं हो रही, 1.25% आज फिर से मजबूत खुला है। ऑयल इंडिया में तेजी बनती हुई दिख रही है, जो सरकार ने फैसला किया कि ONGC और ऑयल इंडिया पर रॉयल्टी का बोझ नहीं पड़ेगा गुजरात और आसाम का, उसका असर साफ तौर पर दिख रहा है। NHPC अपना बायबैक शुरू कर रहा है और इस खबर के बाद
स्टॉक अपनी तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। HPCL में मजबूती है 1.5% की डिविडेंड को एडजस्ट करने के बाद, ये संकेत आपके लिए। और DLF और आईबुल का साथ देता हुआ HDIL अब 1% मजबूत है। तो फिर कमजोर क्या है? कोई खास नहीं। JP एसोसिएट वायदा कारोबार के बैंड में फिर से आ गया है, 1% नीचे है। बाकी कोई ऐसा स्टॉक है नहीं जहां बड़ी कमजोरी का। और इस बीच हाँ, बाजार अच्छी मजबूती दिखाने में अब 8,900 को आसानी से पार करके ऊपर की तरफ चलता हुआ नजर आ रहा है। तो आधा % की मजबूती सब जगह दिखेगी, सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप और बैंक निफ्टी में। बिल्कुल, और मिड कैप में देखिए क्या तेजी देखने को मिल रही है, 0.5% ऊपर ये सेगमेंट प्रदर्शन दिखा रहा है। और हम आपसे कह रहे थे होटल शेयरों पर रखिए नजर, ताज जीवी के 2% ऊपर है, रॉयल ऑर्किड में भी 2% की तेजी देखने को मिल रही है। वाइसरॉय होटल, नीरज का आज का फ्री शेयर था, शायद 5% की मजबूती दिखा रहा है। ये इंडियन होटल्स जो कहा था कि किरण यादव जी ने आज का उनका टॉप पिक है, यहां पर तेजी बन रही है। EIH में भी तेजी देखने को मिल रही है। तो होटल सेगमेंट साफ तौर पर आज अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ। इसके अलावा फिजल सीमेंट आज का स्टार स्टॉक, हम कह रहे थे कि जिस तरह से इन्होंने 5 साल के लिए कोल ऑक्शंस में फ्लोर प्राइस के थोड़े ही ऊपर जाकर बोली लगाई और उनके हाथ लगे है वो ऑक्शंस में कोल लिंकेजेस, देखिए 7% की मजबूती देखने को मिल रही है। कोहिनूर फूड्स जैसे स्टॉक्स पे अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखाते हुए स्टॉक 2020 में सजेस्ट किए गए थे। इवन होटल्स में देखिए ITDC एक और ऐसा स्टॉक है जो सरकारी कंपनी, यहां पर भी 2% की तेजी देखने को मिल रही है। ऑटो शेयरों पर रखिए नजर, हीरो मोटोकॉर्प अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाता हुआ। 2 व्हीलर शेयर ज्यादा पसंद है हमारे एक्सपर्ट बलीगा साहब को बनस्पत 4 व्हीलर्स के। इवन 4 व्हीलर्स की बात करें तो मारुति ने अच्छी ओपनिंग दिखाई है, 1% की मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और ये स्टॉक सारे तेजी के मूड में आते हुए दिख रहे हैं। और इस बीच जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट गेनर स्टॉक मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है, हालांकि आज ओपन इंटरेस्ट में बहुत बदलाव नहीं हो रहा है। एक्चुअली आज एक्शन पूरा निफ्टी की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, सेंसेक्स की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। दिग्गज शेयरों में अच्छी तेजी हो रही है। तो 150 अंक अब ऊपर हो चुका है सेंसेक्स, और इनफैक्ट बैंक निफ्टी अब सेंचुरी मारता हुआ दिख रहा है, 20,700 के आसपास निकल रहा है। एक स्टॉक पर नजर रखिए और वो है हीरो मोटोकॉर्प, जहां पर अब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बनता हुआ दिख रहा है। 1.25% का ओपन इंटरेस्ट गेन हुआ है, स्टॉक 1% मजबूत है। वागले साहब, इसके चार्ट पर कोई संकेत है आज? अनिल जी, बाउंस बैक मूव मैं समझता हूँ, मैं अवॉइड करूंगा इसको, मैं वेट करूंगा और थोड़े क्लियरर सिग्नल मिले। किस लेवल के ऊपर आप कंफर्टेबल होंगे? क्योंकि आज थोड़ा लंबा है, वो 32.05 है, अभी 31.75 है, 30 रुपए ऊपर 1% मूव ऑलरेडी जाएगा, तो अवॉइड, उस लिहाज से मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। आदित्य, आप कह रहे थे सीमेंट शेयरों को बेचना चाहिए, ACC आपका टॉप सेल है। आज CLSA की एक रिपोर्ट भी आई है जो सीमेंट कंपनियों के ऊपर है। ये बताइए, ACC इसी लेवल पर बेच दें क्या? नहीं, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। 1402 का अच्छा सपोर्ट है फ्यूचर्स में, तो मैं 1402 के नीचे ही बेचूंगा। और उस केस में हमारा टारगेट रहेगा 1365 का, बट अभी मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा जब तक कि अपने सपोर्ट लेवल के नीचे नहीं जाता है। ओके, फिलहाल इंतजार कर लेना ठीक रहेगा। लेकिन ऑटो शेयरों में 2 शेयर थोड़े कमजोर हो रहे हैं, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा। आदित्य, इन दोनों में से किसी को शॉर्ट करना चाहेंगे आप FNO में? शॉर्ट करना है तो मैं टाटा मोटर्स को शॉर्ट करूंगा। स्टॉक का स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक हो गया है, इसने अपने सपोर्ट लेवल्स को ऑलरेडी ब्रेक किया है लास्ट वीक में। तो यहां से मुझे लगता है कि इसमें वापस 440, 435 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो टाटा मोटर्स जो अभी भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेलर्स के फेवर में रहेगा, करंट लेवल्स पे या कोई पुल बैक आता है 458, 460, वहां पे इसको बेच के चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 465, और नीचे में 440, 435 का टारगेट रहेंगे टाटा मोटर्स के। किरण, कावेरी सीड्स ने खुलते ही 52 वीक हाई बनाया, ये बताइए यहां से और बढ़ सकता है? आप मार्केट खुलने से पहले कह रहे थे कि यहां पर तेजी करना चाहते हैं, अभी खरीद लें? डेरिवेटिव डेटा ये बता रहा है कि करीबन 525, 530 तक ये जाना चाहिए अगले आज या कल तक। तो मुझे लगता है, मैं तो काफी बुलिश हूँ इस स्टॉक पे। आपका स्टॉप लॉस बहुत नजदीक होगा। अभी मैंने पहले 484 का दिया था, अभी 490 का भी कर सकते हो या 492 का भी कर सकते हो, क्योंकि जो मूवमेंट और वॉल्यूम जो अभी पहले 5 मिनट में देखने को मिल रहे हैं वो काफी अच्छे है। तो मुझे लगता है कि इधर से बहुत अच्छी बढ़त इस स्टॉक में देखने को मिल जानी चाहिए। ओके, कावेरी सीड अच्छी मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। और वायदा कारोबार में कल भी अच्छी तेजी की पोजीशंस बनी थी, इस काउंटर पर 7% भागा था, 8% लॉन्ग्स कल बने थे। आज भी देखिए अच्छी तेजी होती दिख रही है। एक और स्टॉक है जहां अच्छी तेजी होती दिख रही है, वो है इस वक्त DLF, 2% गेंस के साथ टॉप गेनर इस वक्त वायदा कारोबार में।
इनफैक्ट अच्छी मजबूती के साथ ये कारोबार करता हुआ दिखाई। कोई रियल एस्टेट स्टॉक्स इन लेवल्स पर खरीदा जाए, आपकी राय है किसी में? आदित्य बताएं एफएनओ स्टॉक्स के लिए। बस अभी भी रियल स्टेट स्टॉक्स में देखें तो डीएलएफ अभी भी सबसे एक बढ़िया स्टॉक है जिसने अच्छा चार्ट पैटर्न बनाया है। तो यहां से हमको लगता है कि डीएलएफ में 160 से लेके 172 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक ओवरऑल अच्छा है लेकिन आज गैप से खुला है, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। नीचे आता है वहां पे बाय करके चलिए विद टारगेट ऑफ 160 एंड नेक्स्ट टारगेट विल 172। ओके, डीवीज लैब देखिए 2.5% मजबूत है, वो खाड़ में मजबूती देखने को मिल रही है। तो फार्मा कंपनियां जितना डर हो रहा था बाजार को कि पता नहीं ट्रंप साहब क्या बोले, ऐसा कुछ अब तक तो हुआ नहीं। डीवीज लैब, किरण कैसा लगता है आपको, क्या यहां पर तेजी हो सकती है और आज दिन के दौरान? थोड़ी देर रुकना चाहिए। मुझे लगता है कि जो मूव हमने 762 से 777 तक देखी है उसमें थोड़ा सा एक 5-10 मिनट देखना चाहिए। 5-10 मिनट के बाद अगर 774 के ऊपर ये स्टॉक कंसिस्टेंटली रहता है तो 770 के छोटे से स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट किया जा सकता है रिस्की ट्रेडर के लिए। हमने देखा है पिछले फरवरी सीरीज में ये कंसिस्टेंटली 774 का लेवल है वो पार नहीं कर सकता था और हमने बहुत प्रयास किए इस लेवल को क्रॉस करने के लिए। तो ये लेवल बहुत अहमियत रखते हैं, तो और 5-10 मिनट रुकना चाहिए मेरा मानना है। और अगर ये लेवल के ऊपर कंसिस्टेंटली रहता है तो मुझे लगता है कि मोमेंटम ट्रेड के लिए बिल्कुल अच्छा दिखाई दे रहा है। 825 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत अच्छा दिखाई देगा। ओके, तो ये राय है आपके लिए डीवीज पर अच्छी मजबूती। ऐसा लग रहा है आज डी वालों का दिन है, डीवीज डीएलएफ सब टॉप गेनर में आते हुए दिख रहे हैं एफएनओ स्पेस में। लेकिन एक और शेयर जो बेहतरीन एक्शन दिखा रहा है और वागले साहब शायद आपका पसंदीदा हो सकता है, वोल्टास। आज ओपन इंटरेस्ट में अब ये टॉप गेनर पर आ गया, लगभग 4% ओपन इंटरेस्ट बढ़ाया। हालांकि कहीं कोई खबर ऐसी है नहीं लेकिन स्टॉक में बढ़िया पोजीशंस बनती हुई दिख रही। क्या कोई संकेत है चार्ट पर खरीदारी करने के? अनिल जी, एक छोटी सी मूव पकड़नी है जो कि 1.5% की 378, 378.50 वहां तक मेरा व्यू होगा। 379 ऑन एन आउटर साइड, उससे ऊपर नहीं होगा। तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा टाइट होगा, 372 का होगा और अपसाइड 4 रुपए के लिए आपको बुक करना पड़ेगा। अच्छा, हमारी टिकर टीम दिखा रही है होटल शेयरों में तेजी होती हुई। रॉयल ऑर्किड 2% ऊपर, ताज जीवी के 3% ऊपर। सर, ताज जीवी के चार्ट देखकर बताइए ये कैसा लगता है, क्या ये और दौड़ लगा सकता है? ये पूरा का पूरा पैक देखिए आज फोकस में आता हुआ, कोई खबरें नहीं है लेकिन आज यहां पर अच्छी रैली देखने को मिल रही है। कोई शेयर और ताज जीवी के कैसा लगता है आपको? हेमंत, ताज जीवी के 140 के ऊपर निकलेगा तो ही बड़ी मूव। और मैं पोजिशनल ट्रेड की बात करूंगा, इंट्राडे की बात नहीं करूंगा। अभी 136 है, शायद निकले भी। और अगर 140 के ऊपर निकलता है तो 155 के तरफ की मूव होगी। 140 के ऊपर निकलता है तो 136 का भाव तो अभी दिखा दिया इस शेयर ने आपके बोलते ही। 140 के ऊपर निकले तो तेजी करनी चाहिए। अच्छी तेजी आज यहां पर देखने को मिली। इवन EIH एसोसिएट्स में भी देखिए 2% की तेजी। जो ठंडा कारोबार करते हैं स्टॉक्स आज अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। टेलीकॉम स्टॉक्स थोड़े ठंडे होते हुए दिख रहे हैं। आज आइडिया देखिए टॉप लूजर है, 2.25% नीचे। आरकॉम 1% नीचे है। भारतीय एयरटेल 0.5% नीचे है। क्या इन शेयरों में कहीं निचले स्तरों पर किसी में खरीदारी करनी चाहिए? बताएं किरण, आपकी क्या राय है? आइडिया में जनरली ऐसा देखा गया है कि जब एक स्टॉक बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी दिखाता है तो उसके बाद 4-5 दिन बिल्कुल सुस्त कारोबार करता है। तो पिछले 3 दिन में हमने देखा एक बार बहुत बड़ी मूव अपसाइड में, एक बड़ी मूव डाउनसाइड में। तो आज मुझे लगता है कि ये एकदम सीमित दायरे में काम करेगा। दायरा यही रहेगा करीबन 112 से 117। तो इस 5 रुपए के रेंज में ही ट्रेड करता नजर आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आइडिया में कुछ बहुत बड़ी मूव देखने को मिलेगी। वैसे ही अगर भारतीय का चार्ट देखे तो भारतीय का चार्ट भी ऐसे ही कुछ दिखाई दे रहा है। तो इसका रेंज ऑन द हायर साइड विल बी 380 ऑन द हायर साइड एंड 655 ऑन द लोअर साइड। पर अवॉइड सेक्टर में रहेगा टेलीकॉम सेक्टर। ओके, लेकिन एक सेक्टर जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते वो तो आज बैंकिंग सेक्टर है। आप देखिए बैंक निफ्टी 150 पॉइंट का उछाल दिखा रहा है। पिछले 2 दिनों से सुस्त कमजोर पड़ा हुआ था ये सेक्टर और इसलिए बाजार बढ़ नहीं पा रहा था। लेकिन आज देखिए 8,900 के ऊपर निफ्टी इसलिए है क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। आदित्य, कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक जहां पर आपको लगता हो तेजी की जाए? एक्सिस, ICICI, इवन PSUs देखिए आज PNB जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में तेजी देखने को मिल रही है। आपको क्या पसंद है?
वेल प्राइवेट सेक्टर बैंक में एक्सिस बैंक हमारा टॉपिक रहेगा। एक्सिस बैंक में देखें तो हमने लास्ट 2 दिन में एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ देखा था, लेकिन लोअर लेवल से 510 का एक अच्छा सपोर्ट था, उसने उसको रिस्पेक्ट किया, आज वहीं से हमने पुल बैक आता हुआ देखा है। तो हमको लगता है कि यहाँ से एक्सिस बैंक वापस 530 535 तक के लेवल्स दिखा सकता है, तो यहाँ से एक्सिस बैंक के अंदर लॉन्ग बनाकर चल सकते हैं विद टारगेट ऑफ 530 एंड 535। तो आज एफएनओ डेटा से दिख ही रहा था और इसलिए हम कह रहे थे सुबह कि देखिए बैंकिंग शेयरों में तेजी बन सकती है और वो बाजार की रिकवरी को लीड कर सकता है 8,950 की तरफ, और वही होता हुआ दिख रहा है। बैंक शेयरों में जिस तरह से कल शॉर्ट कवरिंग हुई है बैंक निफ्टी में और जिस तरह से पोजीशंस बनी वो काफी इंटरेस्टिंग थी। लेकिन एक और स्टॉक का लगता है डिवीज लैब में कुछ न कुछ खबर का इंतजार है, ऐसा लगता है। जिस तरह का प्राइस मूवमेंट बनता हुआ दिख रहा है, जिस तरह से पोजीशंस हो रही, पहले प्राइस एक्शन आया है फिर पोजीशंस हुई है। अमरीश क्या कहेंगे, कोई आ सकती है खबर? अब इसके लिए बुरी खबर तो आनी नहीं रही, बुरी तो जितना होना तो हो ही चुका है। जितना तो आना था तो आज आ चुका है। अब तो कुछ न कुछ होगा तो पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसीलिए इनफैक्ट आई हैव बीन सेइंग नाउ फॉर द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स की जो फार्मा स्टॉक्स है जो गिरे हैं, इफ यू हैव अ व्यू ऑफ पॉसिबली 12 to 15 मंथ्स तो लेना चाहिए। एंड माई पिक्स क्लियरली आर सन फार्मा एंड लुपिन। सन फार्मा लुपिन खरीदना चाहेंगे। आपको लग रहा है चार्ट पर डीवीज मजबूत? मेरे को 2 स्टॉक आ रहे हैं। डीवीज एक है जो कि 783.84 है, 779 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 795 ओके इंट्राडे ट्रेड है। और आई थिंक किरण ने बात की थी KSCL की, कावेरी सीड्स, वो आई थिंक ओपन इंटरेस्ट में काफी बड़ा है, नंबर 2 वोल्टास के पीछे आया है और 507 का एक रेजिस्टेंस ब्रेक करा है। मुझे लगता है 515 518 तक ये जा सकता है, 504 का स्टॉप लॉस होगा। नया 52 वीक हाई भी इसने आज खुलते ही छुआ है, अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है ये स्टॉक। दोनों स्टॉक अच्छे प्राइस और वॉल्यूम दोनों एक्शन से आ रहे हैं। पोजीशंस भी अच्छी बनी है कावेरी में और साथ ही डीवीज में। ये 2 स्टॉक नजर में रखे। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के दौरान भी हमारे चारों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, वो देखेंगे कि आपके लिए और कहां मौके बन सकते हैं ट्रेडिंग करने के लिहाज से, और हम बताएंगे वो सब आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिएगा। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। पीएसयू बैंक्स पर रखिए नजर। ये वो पॉकेट है जो सबसे अच्छा प्रदर्शन इस समय दिखा रही है। बैंक निफ्टी जहां 1% मजबूत है, पीएसयू बैंक इंडेक्स देखिए 1.5% की मजबूती दिखा रहा है। और पीएसयू बैंक्स ने पिछले 15-20 मिनटों में देखिए जो तेजी पकड़नी शुरू करी है वो काबिले तारीफ है। और कल भी हम देख रहे थे कि इस पॉकेट ने ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाया था बनस्पत बैंक शेयरों के, प्राइवेट बैंक्स के खासतौर पर। पीएनबी देखिए, कैनरा बैंक देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, ये सारा का सारा पैक सबसे ज्यादा मजबूत है। कैनरा बैंक पर एक राय आपसे लेना चाहता हूं बागले साहब, कैसा लगता है ये, क्या और भाग सकता है ये शेयर? बिल्कुल भाग सकता है, पैटर्न काफी पॉजिटिव है। हेमंत 295 295.20 एफएनओ में ट्रेड हो रहा है मार्च फ्यूचर्स में। आई थिंक स्टॉप लॉस इसमें 290 250 का रहेगा, 3 रुपए का आप रिस्क लीजिए। ऑन द अपसाइड 300 302 मतलब 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड से प्ले कर सकते हैं। तेजी के लिहाज से प्राइवेट बैंक्स भी पीछे नहीं है। एक्सिस बैंक में बड़ा उछाल आता दिख रहा है, 2.5% का उछाल, और निफ्टी का टॉप गेनर है एक्सिस बैंक। कर्नाटक बैंक अपनी कल की तेजी को आगे बढ़ाता हुआ 2%, और एक और छोटा बैंक जहां पर बड़ा एक्शन होता दिख रहा है प्राइवेट स्पेस से, वो है साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक के चार्ट पर क्या राय है आपकी वाले साहब? ब्रेकआउट हो रहा है 2130, आई थिंक अभी उसके ऊपर 5 पैसा ट्रेड कर रहा है, ये ले सकते हैं ये लेवल पे। स्विंग हाई को ब्रेक कर रहा है। एक 30 पैसे का स्टॉप लॉस रखिए, टारगेट 2220 2240 जो कि यहाँ से 1 रुपया, सो 1:3 का अगेन रिस्क टू रिवॉर्ड बनता है। एक इस स्टॉक पर आप भी राय रखते हैं अमरीश, साउथ इंडियन बैंक पर क्या राय है? ज्यादा तो राय नहीं है, पर अभी शायद राइट्स इशू चालू है। आई थिंक इट्स एट 14 रुपीज। सो द वे द स्टॉक इज मूविंग, आई थिंक देयर इज अ वेरी क्लियर आर्बिट्राज, सो आई थिंक वन शुड बी अप्लाइंग। तो लोग मतलब प्ले करें इसे, आर्बिट्राज को जो आप बता रहे हैं थोड़ा विस्तार से बताएं ताकि लोग इसे प्ले कर सकें। इफ वन हैज दीज स्टॉक्स, और यदि ये ऊपर जाता है, करीब 23-24 जाता है जैसे वागले साहब बता रहे हैं, तो एट 24 आई थिंक वन कुड एग्जिट एंड अप्लाई फॉर द राइट्स। ठीक है, तो वहां पर निकलें और राइट्स में आपको अप्लाई करना। 14 रुपए में राइट्स मिल रहा है तो आकर्षक है एक्चुअली, बिल्कुल। लेकिन ये ध्यान रहे कि रिकॉर्ड डेट का आप ख्याल रखें, ताकि रिकॉर्ड डेट के पहले आपके अकाउंट में शेयर होने चाहिए डीपी में,
तो आप राइट्स इशू के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन राइट्स इशू का फायदा मिलेगा और शायद यही वजह कि इस स्टॉक में तेजी भी बनती हुई दिख रही, क्योंकि 14 रुपए में राइट्स हैं। जो लोग आज शेयर खरीद रहे हैं तो उन्हें 14 रुपए में शेयर खरीदने का मौका मिलता है। तो और 14 से कितना 21, हाँ ये काफी बड़ा गैप भी है, तो फिर ये बेहतर है। तो एनीवे ये बहुत ही बेहतरीन है, यहाँ पर आप नजर जरूर रखें। ये एक और स्टॉक तो बैंक्स पूरी तरह से एक्शन में है। मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचता हुआ तेजी देखने को मिल रही है, चौतरफा आप कह सकते हैं। और लगातार देखिए हम आपसे कह रहे हैं बैंक निफ्टी यही पॉकेट है जहां पर सबसे ज्यादा फोकस आपका होना चाहिए। और 200 पॉइंट ऊपर डबल सेंचुरी बैंक निफ्टी ने लगा दी है। ध्यान रखिएगा कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो बैंक निफ्टी अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ सबकी निगाहें बनी हुई हैं कि सरकार की तरफ से बैड बैंक को लेकर किस तरह के ऐलान हो सकते हैं। और इसीलिए देखिए पीएसयू बैंक्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। तो इस खबर पर रखिए नजर, सरकार की तरफ से कुछ निकल कर आती है तो अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और इसीलिए आप देखिए पीएसयू बैंक ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए बनस्पत प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के। लेंगे अपने एक्सपर्ट से विदा। वागले साहब, अमरीश बलीगा जी, आदित्य अग्रवाल साहब, किरण यादव जी, आप सबका शुक्रिया समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे संजीव प्रसाद साहब, उनसे जानेंगे बाजार पर उनका व्यू। ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी स्तरों को छूते हुए बाजार 8,950 के बेहद करीब पहुंचा है। निफ्टी आज का हाई एग्जैक्टली 8,950 का बनाया है और 8,898 यानी कि 8,900 जो आज का निर्णायक लेवल था उसके नीचे गया नहीं है और हाई बनाया है उन लेवल के आसपास। 200 अंक मजबूत सेंसेक्स है। बैंकिंग शेयरों में शानदार खरीदारी, 1% का उछाल। 20,800 जो इस ट्रेडिंग रेंज का भी ऊपरी स्तर है वो इस वक्त छूता हुआ बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ने इंट्राडे के टारगेट शुरुआती मिनटों में ही हासिल किए है। मिड कैप शेयरों में 2.5% की मजबूती है। लेकिन आज इस तेजी की बड़ी वजह है डोनाल्ड ट्रंप साहब का वो स्पीच है जिस पर नजरें थी दुनिया भर की। वो स्पीच आया और गया, ग्लोबल मार्केट्स वहीं के वहीं है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। और इसी पर एक राय लेते हैं क्योंकि हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सिंगापुर से कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजीव प्रसाद साहब। संजीव सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। ट्रंप साहब ने जो कुछ कहा उससे दुनिया भर के बाजार, हमारे बाजार खराब तो नहीं होंगे ना सर? See, the more important thing is, what is the follow-up action on some of the things which he has been talking about, not just in the speech to the Congress last night, but also in terms of, whatever he will be discussing with respect to, either the trade policy of the U.S., the defense policy, and the immigration policy. So, it's hard to really fathom, but if, he sort of more or less, fulfills some of the indications and some of the more harsher measures are tempered by the Congress eventually. If the focus is more eventually on increasing infrastructure spending in the U.S., deregulating the U.S. economy, which he has talked about, particularly the banking sector and so on and so forth, and increasing infrastructure spending, I think then we are quite okay. None of these things will have any negative impact as far as the world economy is concerned. Clearly they are going to be positive, especially if the proposals on deregulation of the US banking system plus some amount of I would say a easier tax regime for the US companies, that should broadly be positive. Higher spending obviously means Fed deficit could be higher. Obviously this is all subject to the US Congress taking a more liberal view on higher fiscal deficit as far as the US is concerned, and that could be the negative part in the sense you could start seeing the US Fed rates moving much faster than whatever the market wants to believe at this point in time. If you look at overnight, both the US 10-year yields as also the US dollar has gone up pretty sharply, which is indicative of a more important thing, that somewhere the US Fed is actually preparing for a rate hike, and the probability of a rate hike next week cannot be ruled out. I mean, until recently the market was fairly confident that the next rate hike from the US Fed is going to come only in June. I think the March one is looking equally likely at this point in time. कि मार्च को जो फेड की बैठक होने वाली है उसमें ब्याज दरें बढ़ सकती हैं, तो फिर भारतीय बाजारों के लिए, इमर्जिंग मार्केट्स के लिए ये खबर कैसी होगी अगर सही में ब्याज दरें वहां बढ़ जाती हैं? ये बताइए सर, फ्लोज कैसे रहेंगे? See, it's
clearly going to be something which is going to be somewhat negative, because there is clearly a very strong correlation between strength in the US dollar and outflows from the emerging market. I mean, it's an inverse relationship. Whenever you are seeing the US dollar weakening, you would start seeing more money going to emerging markets, which happened in the late December to February period. And before that 2 months, you had a situation where the US dollar was strengthening and you had actually a lot of outflows from the emerging markets. So as of now, it seems to be a very good situation where, even though people are starting to assume that the US dollar will strengthen, the inflows into emerging markets have been fairly robust. And my worry is, somewhere the market is somewhat too complacent about it, and you could start seeing, EM outflows whenever the event happens in terms of the US Fed rate increase. And I am not very sure whether the markets are really prepared for that, because so far we have been believing that whatever happens we will be fine. I am not very sure about that assumption. अच्छा सर, ये बताएंगे भारतीय बाजार इतनी अच्छी जबरदस्त तेजी से 9000 के बेहद नजदीक आ गए हैं निफ्टी पर, क्या लगता है इन लेवल से भी और तेजी होनी चाहिए, यही ट्रेंड रहना चाहिए, या फिर अब वैल्यूएशंस महंगे हो गए? आप कैसे देख रहे हैं बाजार को? Ultimately, you have to look at what will drive the market. If you look at over the last 1 month or so, you have seen a fairly decent number of large cap stocks doing very well. You had ITC immediately after the budget, which performed quite well because there was no big increase as far as excise duty or cigarettes are concerned. 6% was easily digestible by ITC. Then you had a big rally in HDFC Bank based on technical factors about the FI limit, the foreign ownership coming below the FI limit. And you had big rallies in the telecom space on expectations of industry consolidation and more rationing pricing by RGO. You had a big rally in Reliance Reliance Industries stock also on the back of that. And you had a rally in some of the banks also, expectations of some sort of an M&A with respect to the banks. So a lot of large cap stocks have actually pulled up this market, apart from the general factor, which was you have seen strong flows into emerging markets. So now if you look at the situation, whether the global flows will continue to be supportive when the US Fed is raising rates, I'm not very sure. So that's one leg which is out in that sense. If you look at what stocks can still perform, barring now corporate banks, I really don't see much of value in this market. The consumer staple and durable names still very, very expensive and will not perform when the global yields are moving up. If you look at private banks, quite expensive again. DFC is expensive, automobiles on expensive side. Some of the areas where you were seeing some value, which was something like Reliance Industries, etc., telecom, even they have done fairly well over the last 1 month or so. So that only leaves corporate banks, and that is also obviously subject to some amount of visibility on resolution of bad loans going forward. And the last one is IT, but obviously there's still an overhang on the whole immigration visa issue over there. But remember, you have a lot of large cap names over here. So you have something like an ICCI, SBI, and IT itself is a fairly large sector. So if these stocks perform, then I think the market can still go up from where we are. But this is going to be now very individual stock specific. I don't think you can see the broader market is still moving up very sharply, which means that all the stocks sort of perform equally well. I suspect it will be more driven by individual stocks, whatever has happened in the last 1 month or so. अच्छा सर, उत्तर प्रदेश के चुनाव का आउटकम और 5 राज्यों के चुनाव का आउटकम की बातें बाजार में काफी जोरों शोरों से चल रही हैं। आप किस तरह से देखते हैं इस इवेंट को? बीजेपी आ जाती है यूपी में तो क्या बहुत बड़ी तेजी होगी भारतीय बाजारों में, फ्लोज इंक्रीज होंगे, या फिर नॉर्मल ही रहने वाला है सब कुछ? आप इस इवेंट को किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं? See, it looks like some of the bullishness in the market also reflects the fact the market is somewhat confident about BJP government informed in the state of UP. If you look at the Satta Bazaar in a way, the indications from there are that the BJP could get closer to the halfway mark as far as UP is concerned. Now, if that is the case, I think it's a positive clearly in the sense it strengthens the government's hand, Mr. Modi's hand in terms of following more reforms going forward, and it's always good to have realignment of, or rather I should say alignment of policies between the central government and state governments, and
all the states moving together with respect to whatever the economic agenda of the central government is, which is focused on economic development, better governance, and so on and so forth. So it can clearly only be a positive as far as the market is concerned. Now, whether you will see a lot of money coming in or not, that is subject to a whole host of other factors. Ultimately, you have to keep in mind, what is happening in the entire global situation, where, as I said earlier, you probably are going to see a tightening as far as U.S. central bank policy is concerned. So that cannot be really supportive of flows. At the same time, if you look at India itself, valuation is not really that cheap, and it's quite expensive actually. So irrespective of valuations, I don't think foreign money is going to come in respective valuation. That's pretty clear. So yes, BJP victory in UP is good for the markets. Longer term it means good things from policy perspective. But whether you will see a whole host of money suddenly rushing in, I will hold my views on that one for the time being. सर, एक सेक्टर बड़ा एक्शन में है, टेलीकॉम. प्राइस वॉर भी हो रहा है और दूसरी तरफ कंसोलिडेशन भी. आप कैसे देख रहे हैं? क्या इस सेक्टर के लिए सबसे बुरा वक्त खत्म हो गया? क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या अभी भी थोड़ा इंतजार करना चाहिए? Ultimately, you look at what is getting priced in as far as stocks are concerned. Now, as far as the stocks are concerned, at this point in time, if I look at Bharti and Idea, the two listed wireless companies, both are trading at more than 2 times price to book now, which means that in a way the market is already factoring in a big recovery in the ROEs of the businesses, which is obviously linked to the fact that the market is assuming there will be a big improvement in the profitability and revenues of the sector at some point in time. I am not very sure that's going to happen in the short term, at least for the next 1 or 2 years, based on the pricing strategy of Reliance Jio. It doesn't look like that is going to be the case. So I think it looks like the market running slightly ahead of fundamentals. Some people were taking a very longish call on the sector, saying that eventually industry consolidation will be good for the pricing in the market. But I don't know. I mean, 3-4 years out, who knows? You can put in money and wait for those events to play out, but that's probably just hope at this point in time, I suspect. सर, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही. जब उत्तर प्रदेश का सवाल मैंने आपसे पूछा तो आप कह रहे सट्टा बाजार में जिस तरह की बातें चल रही हैं. सर, सट्टा बाजार में डीमार्ट का जो आईपीओ है उसको लेकर भी बहुत गर्मी है यहाँ पर. ये बताइए, वहां पर सिंगापुर में लोग किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आईपीओ अगले हफ्ते खुलने वाला है डीमार्ट का, इसको लेकर यहाँ तो बहुत ही लोग उत्साहित हैं और कह रहे हैं कि पैसा बनेगा. इस पर भी राय दें. और प्राइमरी मार्केट्स ने जिस तरह से अच्छा प्रदर्शन भारत में दिखाया है, हाल ही में बीएसई के आईपीओ में बहुत ही जबरदस्त सब्सक्रिप्शंस देखने को मिले, उस पर आपका क्या व्यू है? Anil, I can't talk specifically about DMart for the simple reason we are the lead managers in that issue. So you'll have to excuse me on that one. I don't want to get into any trouble with SEBI. I think you have more or less articulated whatever is known in the market. So beyond that I don't have much to offer. प्राइमरी मार्केट्स के ऊपर व्यू दीजिए सर. पिछले कुछ दिनों से जो आईपीओज आ रहे हैं उसकी क्वालिटी भी अच्छी आ रही है और लोगों का इंटरेस्ट भी वहां पर काफी रहा है. प्राइमरी मार्केट्स में भी पैसा बनेगा लोगों का, आपको लगता है? See, you have made a very interesting point, about the quality of issues. The good thing is over the last 1-2 years, the kind of issues which are coming to the market are mostly, of the nature where investors would have a fair amount of interest. These are more, companies which are in the consumer space and, which have fairly, good long-term growth prospects. So whether it is, some of the life insurance companies, exchanges, consumer companies, that kind of companies people do want to invest in India because they know that the long-term prospects of these sectors, businesses are very, very good. So if you have good quality companies backed by good management in the right sectors, there clearly will be a lot of interest in those names. At this point in time, as you can see, there is very little interest in the whole infrastructure space because people are still not very clear as to what kind of returns many of these infrastructure companies will eventually deliver. There's still a lot of issue linked to their balance sheet and so on and so forth. But good quality companies, good balance sheets, good management, solid businesses in the consumer space, clearly there is a lot of interest. Of course, the valuation argument always holds. So if it's the right price, obviously there will be more interest.
But having said that, I think given the amount of money which is coming into the mutual funds in India and also in the insurance companies, I think people are just looking at new opportunities and new IPOs a lot more differently than what they would have looked at when the money flow was probably lower. So they're probably willing to take slightly more relaxed view on valuations compared to what they would have done 2-3 years back. सर, एक राय आपसे लेना चाहता हूँ सरकारी कंपनियों के शेयरों पर, और ये शेयर काफी तेजी से भागे, अच्छा एक्शन भी हुआ, और अब जो बात हो रही है ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयरों के, इन कंपनियों के कंसोलिडेशन की, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम को मिलाकर कंपनियां बनाई जा सकती है, या ओएनजीसी और बाकी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के कंपनियों का किसी का विलय हो सकता है। ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चल रहे हैं, आप इस सेक्टर के बड़े एक्सपर्ट हैं, क्या कुछ हो सकता है, क्या होना चाहिए रादर, और फिर इस लिहाज से इस सेक्टर पर आपका क्या व्यू है? क्या होना चाहिए, that's a very personal view, and that is the fact that I don't think the government should be in any of these companies, to be honest with you. World over, the private companies run these businesses very well. And if you look at Indian companies, the managements are extremely capable of running these businesses. So I don't see any reason why the government should be involved in an upstream oil company or a downstream oil company or a gas pipeline company, But clearly that's not something on the agenda, so we'll have to deal with, whatever is feasible. Now, the way the government is looking at it, and this is just based on, whatever is coming out in the press, I have no idea which way things will eventually go. So there are two possibilities, right? One is you merge some of the companies together and, create some value by making some amount of redundancies, whatever there in the after the combination of the companies. I'm not very sure, given the fact that these are public sector companies, you will see a lot of redundancies being created in the system, and also if you have an upstream and downstream company, sort of coming together, there may not be a lot of overlap in the first place anyway. So I'm not very sure, honestly. A lot of synergies can be realized because of a merger between an upstream and a downstream company. Yes, it makes them vertically integrated, but beyond that, I'm not very sure anything really changes over there. And I have, you can debate, whether there are any real benefits of vertical integration in that sense. If you look at the other option, which is basically some of the larger companies buying out the government share in the smaller companies, one of the proposals which is doing around the press is ONGC taking over the 51% stake of the government of Indian HPCL. Now, if that happens, obviously the government stands to benefit because 51% of the market cap of HPCL will flow to the government straight away, and the government fiscal numbers will look a lot better. But that honestly doesn't really change anything as far as the companies are concerned. So you have still two companies, one ONGC upstream company and another HPCL downstream company. Just like HPCL, instead of being 51% owned by the government of India, now becomes 51% owned by ONGC. So nothing really changes over there. So, depending on what the government wants to achieve out of it, there is a lot of talk about, consolidation and synergy and that kind of stuff, Honestly, it doesn't look like, you will see a lot of synergy, at least from the kind of merger proposals. I shouldn't even use the term merger, it's more like an acquisition looks like being talked about. The real, alternative which can create a lot of value for everybody including the government of India is if they just divest, the government ownership in these companies. You don't even have to do a strategic divestment. You don't have to sell it to a private company, which is something which we cannot even think of at this point in time. So all you need to do is basically just disinvest the government ownership in these companies over a period of time to the public, and let the management of this company run the companies. I mean, they are immensely capable of running the companies, and that achieves several purposes. First of all, the government gets whatever money it wants from a fiscal perspective, which can probably be used a lot better for things like education, healthcare, etc. The companies become independent of the government, which in this case is a good thing because, it looks like the management can run the companies on their own. And honestly, as I said, I don't even know why the government should be involved in so many businesses in India in the first place. Globally, many of these companies run very well, just based on private ownership. And in India, anyway, if you see, you have several private companies which are doing quite well in the same space. And lastly, these companies themselves longer term become a lot more, financially viable, once they're out of the government's control. So, everybody stands to benefit in the process, so that is probably the option which is most desirable, but I suspect it's not going to happen, unfortunately.
बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और CNBC आवाज के माय प्लेजर, थैंक यू राय देने के लिए। ये थे संजीव प्रसाद साहब सिंगापुर से बताते हुए अपनी राय। और बाजार बेहद मजबूत स्थिति में 8,900 के ऊपर निकलकर टिकता हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी में शानदार खरीदारी। पहला सौदा में आज के लिए लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। प्रियंका संभव हमारे साथ जुड़ेंगी दिल्ली से, जो लेकर आएंगी कमोडिटी बाजार की ओपनिंग भी और आपके तमाम सवालों के जवाब भी। हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।